Guys, once again you all are welcome to my channel Need for Everyone। तो आज के लेक्चर जो है आप देख ही सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन के बारे में। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो मैकेनिज़्म है इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो SN1 के साथ कॉमन है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले SN1 की वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद आप यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन या फिर इसको E1 भी कहते हैं, आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए, तो वो वीडियो देखने के बाद ही आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एलिमिनेशन हो रही है। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो कि पहले से प्रेजेंट थी किसी हाइड्रोकार्बन में, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब तो बेसिकली रिमूवल होता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग यूनिमॉलिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब यहाँ पे रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ से आपको पता चलेगा कि इसकी जो रेट होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है जो मेन सबस्ट्रेट है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए हम लोग यूनिमॉलिकुलर कहते हैं, मतलब इसकी रेट जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के ऊपर वेरी करती है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में देख लेंगे। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी रिएक्शन बताता हूँ। बेसिकली एक रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं कि आप लीजिए ये वाली रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग जब अल्कोहलिक KOH देते हैं तो ये चला जाएगा, इथीन बन जाता है। ठीक है, इथीन बन जाएगा और साथ में क्लोराइड निकल जाता है ऐसे। अब ये कैसे हुआ रिएक्शन, इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको हम लोग E1 मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करें कि E1 मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे फॉलो होता है, तो SN1 की तरह E1 में भी क्या होगा, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहला स्टेप यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे चलाएगा तो प्लस और यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। अगेन ये क्या होनी है, ये स्टेप आपकी RDS हो जाएगी और इसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्रॉम सॉल्वेशन। एनर्जी आएगी फ्रॉम सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस की सॉल्वेशन जब होगी तो वहाँ से इसकी ब्रेकेज के लिए एनफ एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में सेकेंड स्टेप आपके पास में होगी। सेकेंड स्टेप SN1 के केस में क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एलिमिनेशन में होगा रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन मतलब ये जो है ये कंपाउंड में ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी। तो कैसे होगी एलिमिनेशन, यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद में वो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है। यही हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास में यहाँ पे मेन रिएजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है और ये CH2 प्लस है, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड चलाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, CH2 या इथीन बन गया। ठीक है, और साथ में H2O। तो यही बेसिकली मैकेनिज्म चलती है ऐसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके एक बार देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इस रिएक्शंस की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि ये तो ये बेसिकली टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, टू स्टेप प्रोसेस है, इसमें से फर्स्ट क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकेटाइन का, और सेकंड स्टेप होगा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो इसको सिंस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कह देते हैं, इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ये जो क्लोरीन है वो भी रिमूव हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ रिमूव हो रहे हैं।
तो इसको हम लोग हाँ कह सकते हैं कि ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन का भी एक रिएक्शन होता है, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, ठीक है, ये इसको कहलाएगा। अच्छा, 2 स्टेप प्रोसेस है, तो इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे रेट डिपेंड करेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो हमने जैसे किया था कि सबसे पहले बेंजाइल, फिर उसके बाद में आ जाएगा एलाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर वहाँ प्राइमरी, फिर उसके बाद में मिथाइल, ठीक है। तो ये आपके रेट हो जाएगी। अच्छा, ऑप्टिकल या फिर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिमूवल हमेशा ऑपोजिट प्लेन से होगा, सेम प्लेन से रिमूवल नहीं होता, ये बेसिकली एंटी एलिमिनेशन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग तो जानते ही हैं कि एल्कीन्स में तो जनरली कोई भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हम लोग वो ऑप्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मेन चीज़ यहाँ पे समझ के रखना है कि कंट्रोलिंग फैक्टर, ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है ना, कंट्रोलिंग फैक्टर होता है बेसिकली वो होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से ही हम लोग रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे सेट-जेप्स रूल लगाएंगे, ठीक है, सेट-जेप्स रूल हम लोग लगा के देखेंगे कि यहाँ पे जो है कैसे कैसे चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फैक्टर हम लोग वही देखेंगे कि अगर किस में ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल मतलब उसकी रेट क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। अगर कोई लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो उसके एलिमिनेशन की रेट क्या हो जाएगी, लेस होगी, ठीक है। और कार्बोकेटन तो ऐसे तो है ही। अच्छा, नेक्स्ट है सॉल्वेंट। हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले सॉल्वेशन करवाना है, नहीं तो सॉल्वेशन अगर आप नहीं करवाओगे तो पहला स्टेप नहीं हो सकता, तो सॉल्वेशन करवाने के लिए सॉल्वेंट हमें लेना पड़ेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है, हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। अच्छा, उसके बाद में ये है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होना चाहिए, मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे चाहिए हमें, मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्यों हमने स्ट्रॉन्ग क्यों लिया, क्योंकि अगर हम लोग एक्वस केओएच यूज़ करते, एक्वस केओएच अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इथानॉल बन जाएगा। अल्कोहलिक कंडीशन जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब हाइड्रोक्सिल जो न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जैसे इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी टेंडेंसी हो जाएगी कि एलिमिनेशन शो करे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हीट का साइन रहना चाहिए। कहीं भी अगर हीट लिखा रहता है, कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर एग्ज़ाम में कभी भी हीट लिखा हो तो यहाँ पे बहुत हाई टेंडेंसी होती है कि वो एलिमिनेशन करवाने की बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं भी अगर हीट दिख जाए तो हमेशा आप एलिमिनेशन के लिए ही चूज़ करेंगे, ठीक है। आइदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर हीट, या फिर दोनों भी अगर दे दें तो एलिमिनेशन की तरफ ही आप लोग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में हम लोग रेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन लिख देते हैं। आर जो होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है जो अल्काइल हैलाइड होती है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग रेट कांस्टेंट लगा दें तो इस यहाँ के ऊपर, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, मॉलिकुलरिटी यहाँ पे बेसिकली डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो मल्टीपल स्टेप में होते हैं, मल्टीपल स्टेप के लिए मॉलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती, ठीक है ना। मॉलिकुलरिटी हम लोग कहते हैं बेसिकली ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी भी 1 ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आरडीएस में हम लोग मॉलिकुलरिटी देखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर होगी, लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे तो मॉलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसका इसका हम लोग एनर्जी डायग्राम एक बार देख लें कि इसका एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। एनर्जी डायग्राम तो आपको पता ही है कि पहला स्टेप आरडीएस है और दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है दूसरा। तो पहले स्टेप के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो लार्जर होगी और दूसरे स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली स्मॉलर होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, ये एक्स हो गया, वाई, उसके बाद में ये हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन
ठीक है, और ये है आपके पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पे आपका है CH3 CH2 Cl, इंटरमीडिएट थोड़ा हायर एनर्जी का है, हायर एनर्जी का, ये बेसिकली कार्बोकेटन बना प्लस, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका इथीन है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहला रिएक्शन जो है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाले रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, पहले वाला जो रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वाला है, ये उसको आप E1 पकड़ लीजिए। और ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले रिएक्शन के लिए, सेकंड स्टेप के लिए एनर्जी डिमांड E2 है। वेरी क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे E1 ग्रेटर देन E2, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि R2 जो होगा वो R1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, RDS हो गया, और ये आपका हो जाएगा फास्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा RDS और ये आपका हो जाएगा फास्ट। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ओवरऑल प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रिएक्टेंट की एनर्जी देखें, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से हाई है, तो ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस डेल्टा H होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वही आप समझ लेंगे कि मतलब डिफरेंस इन एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वही होती है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है एंथैल्पी हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर हम लोग एनर्जी के बेसिस पे करें तो नेगेटिव आएगी, उसकी जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव आएगा। इसलिए ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये था E1 की बात हमने आज किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के बारे में मिलते रहें। कंटेंट रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि मैं फ्यूचर वीडियोज़ में उन डाउट्स को मैं एड्रेस कर सकूँ। अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं जिसमें वीडियो मुझे डालना चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ नए अगर सजेशंस हो या फिर वीडियोस में अगर आपको कुछ खामियां दिखें या फिर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।